हम लोग पिछले दिन दहन पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दहनशील पदार्थ और एवं अदहनशील पदार्थ। उसी का दूसरा नाम है दाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ। तो दाह्य पदार्थ को हम लोग ईंधन भी बोलते हैं। जो पदार्थ आसानी से जल सकते हैं उसे कहा जाता है दाह्य पदार्थ। जैसे पेट्रोल, डीजल, सूखी लकड़ी, कोयला, सल्फर, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, ये सब आसानी से जल सकते हैं, इसलिए इसको किसके श्रेणी में रखा गया है? दाह्य पदार्थ में। और दाह्य पदार्थ जो पदार्थ नहीं जलते हैं, जैसे इसका विपरीत जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसे अदाह्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे मिट्टी, ईंट, पत्थर, बालू, इन सबों में आग नहीं पकड़ती, इसलिए ये कैसे पदार्थ है? अदाह्य पदार्थ। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे सीखेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब, तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए कुछ कंडीशन होता है। हम कहीं जलने वाले पदार्थ को भी किसी भी जगह नहीं जला सकते हैं। अब क्या शर्तें हैं? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। दहन की क्रिया केवल दहनशील पदार्थ में ही हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है सूखी लकड़ी दहनशील पदार्थ है, पढ़े ना इससे पीछे। तो सूखी लकड़ी को ही जला सकते हैं, लेकिन सूखी लकड़ी की जगह अगर लोहे के कील ले लेंगे हम, तो आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि लोहे की कील दहनशील पदार्थ नहीं है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए दहन के लिए, ये अनिवार्य है। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ O2 की उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी पदार्थ का जलना संभव होता है। इसके अभाव में कोई पदार्थ जला नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक मोमबत्ती ले ले, एक मोमबत्ती को ले ले और इस मोमबत्ती को जला के रखे और कुछ देर के बाद इस मोमबत्ती के ऊपर से एक कांच का परत बंद कर दे, तो कांच के परत से या कांच के गिलास से बंद कर दे इस मोमबत्ती को पूरी तरह से, तो इसमें हवा का आना जाना बंद हो जाएगा और कुछ ही क्षण बाद पता चलेगा ये मोमबत्ती अपने आप क्या हो गया? बुझ गया। मोमबत्ती अपने आप क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो क्यों? ना इसमें हवा का झोंका दिया ना कुछ किया, बुझ क्यों गया? क्योंकि जैसे ही हम इसको किसी डब्बे में बंद किए या कांच के गिलास से बंद किए तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसका टूट गया, ऑक्सीजन से संपर्क क्या हो गया? टूट गया, और टूट जाने के कारण यह स्वतः बुझ गया। तो कहने का मतलब ये है कि दहन के पोषक पदार्थ है ऑक्सीजन, जो है जलने के लिए सहायक होता है। इसकी उपस्थिति को हटा देंगे और जलना बंद हो जाएगा। इसी कारण से देखते होंगे अग्निशामक यंत्र के पास भी जो है CO2 गैस होता है। अग्निशामक यंत्र बिजली से लगे पानी आग को वह पानी से नहीं बुझाता है। अगर घर में आग लग जाएगा तो आसानी से भी बुझा सकते हैं पानी से, लेकिन विद्युत से लगी आग को वह किससे बुझाते हैं? तो वह CO2 गैस से बुझाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आग लगती है वहाँ CO2 गैस का अगर बिखराव कर देता है तो CO2 गैस ऑक्सीजन का संपर्क को तोड़ देता है आग के लौ से, और ऑक्सीजन का संपर्क टूटना ही आग का बुझना है। जैसे अभी तुरंत दिखाया, ऑक्सीजन के संपर्क से हटते ही मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन का संपर्क अगर किसी क्षेत्र में जहाँ आग लगा हुआ है वहाँ ऑक्सीजन को हटाने के लिए CO2 गैस फैला दिया जाए तो ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा नहीं और स्वतः क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो याद रखना है, अग्निशामक यंत्र में विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का, इसलिए कि ऑक्सीजन की वहाँ से उपस्थिति हटना चाहिए, टूट जाना चाहिए। तो हमको पता चल गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है किसके लिए? जलने के लिए। लेकिन कुछ जगहों पर लेबोरेटरी में दहन की अनुपस्थिति में भी, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन कराया जाता है। विशेष परिस्थिति में यह प्रयोगशाला में संभव है, यह हर जगह पॉसिबल नहीं है। प्रज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। और ये प्रज्वलन ताप क्या होता है? कहा जाता है कोई भी पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना प्रारंभ करता है उसको प्रज्वलन ताप कहा जाता है। प्रज्वलन ताप, अब जैसे हम लोग एक सूखी लकड़ी ले ले, ठीक है, अब पेट्रोल ले ले, तो दोनों को अगर जलाने का प्रयास करेंगे तो सबसे जल्दी पहले आग किस में पकड़ेगा? पेट्रोल में। सूखी लकड़ी में भी पकड़ेगा चूँकि दोनों दहनशील पदार्थ है, लेकिन सबसे जल्दी पेट्रोल में पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रज्वलन ताप पेट्रोल में ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। लकड़ी में भी है,
पेट्रोल में भी है, लेकिन अगर लकड़ी और पेट्रोल की कंपैरिजन किया जाए तो पेट्रोल में जल्द पकड़ता है और लकड़ी में धीमे धीमे पकड़ता है। तो लकड़ी की अपेक्षा पेट्रोल में प्रज्वलन ताप ज़्यादा आता है। जिसमें प्रज्वलन ताप जितना ज़्यादा रहेगा उसमें आग उतना ही जल्दी पकड़ लेगी। ठीक उसी प्रकार मोटे लकड़ी का कुछ क्रेट ले लेंगे, ठीक है, मोटा मोटा लकड़ी, और फिर कुछ पतले पतले लकड़ी ले लेंगे और दोनों को आग लगाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी किस में पकड़ेगा? तो छोटे छोटे जो टहनियाँ होगी, पतले पतले लकड़ियाँ, इसमें जल्दी पकड़ लेगा, इसमें नहीं पकड़ेगा। यह वजह क्या हो गया? जब दोनों सूखा लकड़ी है, दोनों सूखा लकड़ी है, फिर भी इसमें जल्दी है, इसमें लेट से पकड़ने का कारण तो जो छोटे छोटे तिनके होंगे उसकी प्रज्वलन ताप इस मोटे क्रेट से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रज्वलन ताप जिसमें ज़्यादा होगा उसमें आग जल्दी पकड़ने की संभावना रहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग दहन के पोषक जानेंगे। तो पिछले प्रश्न में हम पढ़ चुके थे कि दहन पदार्थ जो जलने वाला होता है दहन पदार्थ कहलाता है, और जलने के लिए जो शर्तें आवश्यक होती है वह दहन के पोषक कहलाते हैं। जैसे जो पदार्थ दहन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, मैंने लिखा है, उसे ही दहन का पोषक कहा जाता है। तो दहन किसके उपस्थिति में संभव है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है, इसीलिए ऑक्सीजन को दहन का पोषक कहा जाता है। फिर आगे है प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु अगर हम लोग दहनशील पदार्थ को जलाना आरंभ करते हैं तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है वह उसका प्रज्वलन ताप कहलाता है। और ये प्रज्वलन ताप अलग अलग ज्वलनशील पदार्थों में अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है पेट्रोल एवं डीजल, ये दोनों दहनशील पदार्थ है, दोनों में आग पकड़ सकती है, लेकिन दोनों में पहले किस में पकड़ेगा? पहले किस में पकड़ेगा? पेट्रोल में जल्द आग पकड़ेगा, कोयला में थोड़ा देर से पकड़ेगा। इसका आशय यह हो गया कि पेट्रोल में प्रज्वलन ताप काफ़ी ज़्यादा है, किसकी तुलना में? कोयला की तुलना में। इसको किसी से भी कंपैरिजन कर देंगे, सूखी लकड़ी को भी कंपैरिजन करेंगे पेट्रोल की तुलना में, तो पेट्रोल में पहले या सूखी लकड़ी में बाद में। इसका मतलब है सूखी लकड़ी भी प्रज्वलन ताप कम अपेक्षाकृत पेट्रोल के तुलना में पाया जाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पेट्रोल का कोयला की अपेक्षा अधिक होता है प्रज्वलन ताप। तो प्रज्वलन ताप क्लियर हो गया। समझेंगे ज्वाला किसे कहते हैं, इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन है। तो जब कोई भी वस्तु जलती हुई जो हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर मोमबत्ती, तो ये जलती हुई कोई भी पदार्थ में जो चमकीला वाला भाग होता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। जो पीला वाला चमकीला क्षेत्र होता है जिससे कि लाइट बिखरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाला। तो हम लिखे भी हैं परिभाषा में कि जब कोई दहनशील पदार्थ में दहन होता है तो उसके चमकीले वाले भाग को ज्वाला कहा जाता है। ज्वाला के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती यहाँ दिखाएं इसलिए लिखे, मोमबत्ती के ज्वाला को मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। तो तीनों क्षेत्र का अलग अलग नाम है, काला क्षेत्र, पीला क्षेत्र और नीला क्षेत्र। तो सबसे नीचे नीला क्षेत्र है जिसको हम लोग केंद्रीय मंडल भी बोलते हैं, सेंट्रल जोन। यहाँ जो होता है कहा जाता है मोमबत्ती का दहन नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और यहाँ दहन नहीं के बराबर होता है क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन की उपस्थिति ही नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ दहन नहीं होता। और आसानी से जब मोमबत्ती को बुझाने की बात आती है तो सीधा उंगली से पकड़ कर यहाँ दबा देते हैं, मोमबत्ती बुझ जाता है और हाथ भी जलता नहीं है। अगर वहाँ दहन होता तो संभव है हाथ जलने की, उंगली जलने की संभावना होती। तो इसलिए इसको सेंट्रल जोन बोला जाता है। जलती हुई मोमबत्ती का वह क्षेत्र जहाँ का ताप सबसे कम होता है और मोमबत्ती का अदहन होता है। मैंने बताया वहाँ मोमबत्ती जलता नहीं है, इसे ही हम लोग केंद्रीय मंडल या नीला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये नीला क्षेत्र समझ में आ गया कि जहाँ मोमबत्ती का दहन नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम, पूछा जाएगा कि मोमबत्ती के ज्वाला में सबसे कम ताप कहाँ का होता है? नीला क्षेत्र का। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा प्रकाशमान मंडल, इसी को पीला क्षेत्र भी कहा जाता है। जो चमकता हुआ दिख रहा है मुख्य रूप से वही हमारा कौन सा क्षेत्र है? पीला क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ भी अपूर्ण दहन होता है, यहाँ भी पूर्ण रूपेण दहन नहीं होता है, हल्की हल्की मात्रा में दहन होता है, पूर्ण रूपेण दहन
सबसे ऊपर जहाँ काला क्षेत्र दिख रहा है वहाँ होता है। तो हमने यहाँ लिखा भी है कि जलती हुई मोमबत्ती का वह क्षेत्र जहाँ मोम का अपूर्ण दहन होता है किंतु पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी यहाँ मोम पूरा पूरा नहीं जलता है, दहन तो होता है लेकिन पूर्ण रूपेण दहन नहीं होता है, हल्की मात्रा में दहन होता है और बहुत ज्वलन, ये प्रकाश जो है पीला प्रकाश चमकीला भाग जो उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशमान मंडल या पीला क्षेत्र। इसी को दीप्त क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीप्त क्षेत्र। तो याद रखना है, इसी पीला क्षेत्र को दीप्त क्षेत्र भी कहा जाता है। दीप्त का मतलब ही होता है प्रकाशमान, यानी रोशनी बिखरने वाला। और सबसे अंतिम क्षेत्र है हमारा प्रकाशहीन मंडल, काला क्षेत्र। इसी को अदीप्त क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ यह सबसे ज्वाला का बाहरी हिस्सा होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है, मोम का पूर्ण दहन होता है। तो हम लिखे हैं परिभाषा में कि जलती हुई मोमबत्ती का वह भाग जहाँ मोम का पूर्ण दहन होता है, या यह भी कह सकते हैं कि ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र को, सबसे बाहरी क्षेत्र को काला क्षेत्र कहते हैं, या पूर्ण दहन जहाँ होता है उसे प्रकाशहीन मंडल या काला क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा ताप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर मोमबत्ती भी है, हाथ रखोगे तो जल जाएगा। कोई भी वस्तु भी रखोगे, देखते होगे कोई किसी चीज़ को, सुई को गर्म करना है तो सुई को गर्म करना है तो ऊपर वाले भाग पर रखोगे तो जल्दी गर्म होगा काला क्षेत्र पर। और तुम डायरेक्ट नीला जोन में रख दोगे, ब्लू जोन में तो नहीं होगा। फिर थोड़ा पीला क्षेत्र में रखोगे, हल्का होगा, अपेक्षाकृत थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ब्लैक जोन में रखेंगे सबसे ऊपर में, तो वहाँ बहुत जल्दी गर्म हो जाता। तो ये ज्वाला के 3 क्षेत्र में पूछा जाएगा, सबसे जो है गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? काला क्षेत्र। सबसे ठंडा क्षेत्र नीला क्षेत्र। दीप्त क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? पीला क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र यानी जहाँ नहीं दहन होता है, ये काला क्षेत्र। जहाँ दहन नहीं होता है वह कहलाता है हमारा काला क्षेत्र। ये अदीप्त क्षेत्र को ही काला क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से ज्वाला के सभी भागों का वर्णन हो गया।